हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक विकास। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में ए, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। सूची 2 पहला, जागीरदारी प्रणाली। बी, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। 2, रैयतवाड़ी प्रणाली। सी, उप किराएदारी पर देने वाली, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। 3, महालवाड़ी प्रणाली। डी, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त। 4, जमींदारी प्रणाली। ए, कूट। ए पहला, बी तीसरा, सी दूसरा, डी चौथा। बी, ए पहला, बी चौथा, सी दूसरा, डी तीसरा। सी, ए तीसरा, बी चौथा, सी पहला, डी दूसरा। डी, ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, जमींदारी प्रणाली। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व व्यवस्था, महालवाड़ी प्रणाली। तथा व्यक्तिगत रूप से किसानों को आवंटित भूमि, रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों में से कौन भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पहला, जनसंख्या में तेज बढ़त। दूसरा, मूल्यों में भारी बढ़त। तीसरा, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। चौथा, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, 1, 2 और 3। सी, 1 और 4। डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विदेशी विनिमय की पर्याप्त उपलब्धता प्रति व्यक्ति आय में धीमी बढ़त के लिए उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? ए, यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश है, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। बी, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सी, यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है। इससे वृहद खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके।
डी, यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकार द्वारा वित्तीय उत्प्रेरक अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने अथवा आर्थिक संकट में पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के क्रियान्वयन किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? पहला, यह भारत में बहु प्रणालियों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। दूसरा, यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीसरा, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहत रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं की आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। जीएसटी के लाभ क्या क्या है, थोड़ा इसको देख लीजिए। व्यापार एवं उद्योग के लिए आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान यानी कैस्केडिंग की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ। नेक्स्ट, केंद्र व राज्य सरकार के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की अनुपाती, एकल एवं पारदर्शी कर, समग्र कर भार से राहत। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा। ए 29%, बी 42%, सी 47%, डी 25%। राइट आंसर बी 42%। आइए इसकी व्याख्या। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की निवल कर प्राप्ति में से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और न योजना आयोग ही। बी, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती है। सी,
कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग का सदस्य नहीं हो सकता है। डी, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग का कार्य योजनागत विकास से संबंधित है, जिसमें राजस्वगत क्रियाएं सम्मिलित नहीं हैं। पुनः एक व्यक्ति एक ही समय में योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। योजना आयोग का संबंध पूंजीगत खाते से है, वहीं वित्त आयोग का संबंध राजस्व खाते से है। अतः सिद्धांततः योजना आयोग एवं वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, जनता के पास मुद्रा। दूसरा, बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स। तीसरा, बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट्स। इनमें से कौन कौन भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल है? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 1 और 3। सी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर डी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह द्वारा वर्ष 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रा पूर्ति के संबंध में 4 समुच्चय M1, M2, M3 तथा M4 स्वीकार किए। M3 के व्यापक या स्थूल M3 को ही व्यापक या स्थूल मुद्रा भी कहते हैं। M3 में शामिल घटक इस प्रकार हैं। M3 बराबर जनता के पास करेंसी या मुद्रा प्लस बैंक के पास मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। दूसरा, 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण खाद्य सर्वेक्षण समिति 1952, जिसे A.D. गोरावाला समिति के नाम से जाना जाता है, ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबद्ध बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति की थी। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? ए, राज्य वित्तीय नीति। बी, मुद्रा नीति। सी, बजट नीति। डी, व्यापार नीति। राइट आंसर बी, मुद्रा नीति। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चर आरक्षण अनुपात या परिवर्तनीय कोष अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो VRR, जिसके द्वारा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे जाने वाले तरल कोष में परिवर्तन करती है तथा खुले बाजार की कार्रवाई जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ये दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? ए. बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। बी. भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण। सी. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। डी. पहली पंचवर्षीय योजना का लागू करना। राइट आंसर सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। आइए इसकी व्याख्या। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1972, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1959 और पहली पंचवर्षीय योजना का लागू करना 8 दिसंबर 1951। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। ए. पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। बी. निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षिक उपलब्धि। सी. जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। डी. मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। आइए इसकी व्याख्या। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय उत्पाद GNI का औसत सूचकांक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से पूर्व HDI की गणना में प्रति व्यक्ति GNI के स्थान पर प्रति व्यक्ति GDP का उपयोग किया जाता था। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसका अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए. NFQS के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा, NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 न ही 2। राइट आंसर बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र औपचारिक, गैर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता के लिए प्राप्त कर सकता है। NSQF के कार्यान्वयन से अपेक्षित विशिष्ट परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, NSQF के साथ डिग्री के संरेखन द्वारा व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण। दूसरा, पूर्व अधिगम की पहचान, गैर औपचारिक और संगठित नौकरी, बाजार में संक्रमण की अनुमति।
तीसरा, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से पूरे देश में प्रशिक्षण की मानकीकृत सुसंगत राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार परिणाम। चौथा, NSQF के अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता। पाँचवां, क्षेत्रों के भीतर एवं पर क्षेत्रीय रूप से प्रगति पथ का मानचित्रण। छठा, कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में NSOQPS का अनुमोदन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। दूसरा, स्वयं सहायता समूह के सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। तीसरा, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की गरीबी को दूर करना है तथा इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। दूसरा, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए, केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं क्योंकि गरीबों के पास पोषण प्राप्त करने के बहुत ही सीमित विकल्प हैं, जबकि अमीर अतिष्ट खान पान या अस्वस्थकर खाद्य का सेवन करते हैं। अतः भारत में कुपोषण के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही, इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। दूसरा, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए, केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। सरकार खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क लगाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। बी, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है।
डी, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। राइट आंसर सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। आइए इसकी व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल म्यूचुअल मॉनेटरी फंड की स्थापना विश्व बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में की गई थी, परंतु इसने मई 1946 से कार्य करना आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना है। यह केवल सदस्य देशों को ही उनके अंतर्राष्ट्रीय भंडार का पुनर्निर्माण करने, अपनी मुद्राओं को स्थिर रखने, आयात के लिए भुगतान जारी रखने तथा मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति को बहाल करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह विकास बैंकों की तरह विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट, समाचारों में कभी कभी देखा जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? ए, मध्य पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा बनाई गई एक एजेंसी। बी, यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र या यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सी, सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को समझाने के लिए ईयू की एक एजेंसी। डी, सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय स्थिरता तंत्र यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म ESM यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय संकट के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह लक्जमबर्ग में स्थित एक स्थानीय एजेंसी है। यूरो क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा इसकी स्थापना अक्टूबर 2012 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा के प्रवर्ती संस्था के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मराकेश संधि की पुष्टि की। इस संधि का उद्देश्य है ए, सामुद्रिक जैव संसाधनों का विकास करना, बी, वायु आवागमन सेवाओं का नियमन, सी, कोशिका जैविकी अध्ययन को प्रोत्साहन, डी, दृष्टि बाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने 30 जून 2014 को मराकेश संधि की पुष्टि की। इसके साथ ही इस संधि की पुष्टि करने वाला भारत पहला देश बना। मराकेश संधि का उद्देश्य दृष्टि बाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ए, विश्व आर्थिक मंच, बी, विश्व बैंक, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी, यूएन मानव अधिकार। राइट आंसर ए, विश्व आर्थिक मंच। आइए इसकी व्याख्या। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए तेजी। पहला, वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप। बी सुस्ती। दूसरा, धीमी गति के साथ व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट। सी मंदी। तीसरा, अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट। डी सुधार। चौथा, मूल्य, आय, उत्पादन और रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। कूट ए में पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बी ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। सी ए दूसरा, बी पहला, सी चौथा, डी तीसरा। डी ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय और उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तरीय व्यावसायिक कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में तेजी या बूम का पर्याय है। इसी तरह धीमी गति के साथ व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट सुस्ती का द्योतक है। अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ होता है अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर तथा आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट। मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार का मानदंड है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।